सबसे बड़ी खबर के साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने आईपीएल 2025 का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब को हराया है और आरसीबी की टीम पहली बार आईपीएल की चैंपियन बनी है। और इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल ट्रॉफी के 17 साल के इंतजार को खत्म कर दिया है। बेंगलुरु ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए खिताबी मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया और 191 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत काफी अच्छी रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरते गए और आखिर में पंजाब 7 विकेट के नुकसान पर महज 184 रन बनाने में ही सफल हो पाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आईपीएल को लेकर, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि कल ये महामुकाबला हुआ गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आईपीएल का फाइनल मैच खेला गया जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने जीत हासिल की है, आरसीबी ने जीत हासिल की है और 17 साल बाद विराट कोहली का सपना पूरा होता हुआ नजर आया। आरसीबी ने जीता आईपीएल 2025 का खिताब। और अब रुक करेंगे बिहार के सियासत की खबर का। तो पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सीएम नीतीश कुमार आज जाएंगे बाढ़। आपको बता दें कि अथमल गोला प्रखंड अंचल कार्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बाढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ जाने वाले हैं, जहां अथमल गोला में सीएम का ये भव्य कार्यक्रम होने वाला है। चुनाव से पहले ये अहम दौरा माना जा रहा है। प्रखंड अंचल ऑफिस का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो पटना से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले देखिए सीएम नीतीश कुमार बाढ़ जाने वाले हैं। अटमर गोरा प्रखंड अंचल कार्यालय का उद्घाटन सीएम के हाथों होना है और इसके साथ ही बाढ़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार करेंगे। 100 बेड के अनुमंडलीय अस्पताल भवन का उद्घाटन भी सीएम नीतीश कुमार आज करने वाले हैं। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पटना से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, आज बाढ़ का दौरा करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। और इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। विदेशी चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्सौल बॉर्डर से गिरफ्तारी की गई है। एक नेपाली गाइड भी साथ में मौजूद था। एसएसपी ने मैत्री पुल पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चीनी नागरिक जैसा है और बिना भारतीय वीजा के साथ भारत में प्रवेश कर रहा था। एसएसबी ने शक के आधार पर चीनी नागरिक और नेपाली गाइड को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के पास से नेपाल का वीजा और कागजात भी बरामद हुआ। बिना भारतीय वीजा के भारत में प्रवेश करने को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार रक्सौल में चीनी नागरिकों के बिना कागजात के प्रवेश पर गिरफ्तारी की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस वक्त हिंदुस्तान में जगह जगह खासकर बॉर्डर क्षेत्र पर अलर्ट है और पुलिस महकमा पूरी तरीके से हर आने जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी है? ये कौन शख्स था? अभी तक पुलिस की बातचीत में क्या किसी तरह का कोई खुलासा हो पाया है? हाँ बिल्कुल, देखिए भारत नेपाल सीमा के रक्सौल भारत मैत्री पुल के पास एक चीनी नागरिक और एक नेपाली गाइड को गिरफ्तार किया है एसएसबी ने। इन लोगों के पास कोई वैध वीजा जो है वो नहीं था भारत में प्रवेश करने को लेकर, और वो भारत में प्रवेश कर रहे थे। जो चीनी नागरिक है हुई जैसी नाम है और जो नेपाली गाइड है श्याम कुमार दहल, ये दोनों जो है भारतीय कागजात के वो भारत में प्रवेश कर रहे थे। एसएसबी की नजर इन लोगों पे पड़ी और एसएसबी ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। जब इनकी जांच हुई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
और मुजफ्फरपुर की नाबालिग से रेप और फिर पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई मौत मामले में सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया है, जबकि मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच के डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया है। और इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जांच के लिए 3 कमेटी के गठन और दोषियों को स्पीडी ट्रायल करार कर सजा दिलाने की बात कही। एक और पीएमसीएच में रेप पीड़ित दलित लड़की की मौत के बाद सियासी वार और पलटवार चल रहा है। तो दूसरी ओर नीतीश सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने लापरवाही मामले में कार्रवाई करते हुए पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटा दिया है। तो वहीं मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि पीड़िता को इलाज के लिए पीएमसीएच से पहले एसकेएमसीएच ले जाया गया था। जिनका इलाज करना था, लापरवाही लोगों ने किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साफ निर्देश हुआ कि आप सीधा कार्रवाई करें। तो कार्रवाई की। इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा था कि 3 डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो तुरंत विभाग को पूरी रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंगल पांडे ने ये भी कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाकर 15 दिन के भीतर दोषी को सजा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। आपको बता दें कि 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। 12 साल की बच्ची से रेप के बाद चाकू से उसे गोदा गया था, जिसका आरोप गांव के ही रोहित सहनी पर लगा था। घंटों की खोजबीन के बाद तालाब के किनारे पीड़ित बच्ची खून से लथपथ मिली थी, जिसे पहले मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया, फिर एसकेएमसीएच से पटना एम्स रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच में इलाज के दौरान 1 जून को बच्ची की मौत हो गई। तब से ही अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे थे। इसके बाद सरकार एक्शन में आई है और लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब बात करते हैं चिराग पासवान के चाहत की। उनकी पार्टी बार बार ये कह रही है कि चिराग पासवान बिहार के नेता हैं, चिराग पासवान को बिहार का नेतृत्व करना है। लेकिन जब चिराग से सवाल होता है कि क्या वो सीएम बनना चाहते हैं, तो जवाब होता है कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो फिर सवाल ये है कि नेतृत्व से चिराग पासवान और उनकी पार्टी का आखिर मतलब क्या है। जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे, वहां लेकर के आए हैं। यहां से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है। नीतीश कुमार अपने सुशासन से जहां बिहार को लेकर आए हैं, वहां से आगे जाने के लिए बिहार को अब एक बड़े और युवा नेता की जरूरत है, जैसे कि चिराग पासवान। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बयान दिया है एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने। अलग अलग लोगों को यहाँ पर व्यवसाय, काम, हर चीजों से जो पहले बिहार में लालू राज में नहीं होते थे, वहां लेकर के आए हैं। यहाँ से आगे लेकर के चलने के लिए एक युवा शक्ति की जरूरत है, जो नीतीश कुमार जी के, नरेंद्र मोदी जी के और एनडीए के सपनों को आगे ले जा सके। सीएम पद की दावेदारी को लेकर चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें सीएम पद की कोई लालसा नहीं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पार्टी उनकी भूमिका पर जो फैसला लेगी उसे वो स्वीकार करेंगे। पर उनकी पार्टी के लोगों के बयान कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कभी पोस्टर के जरिए उनके लिए सीएम पद की दावेदारी की जाती है, तो कभी बयानों से इशारा होता है। एलजेपी रामविलास की इस लालसा पर विपक्ष खूब चुटकी ले रहा है। देखिए, एनडीए में अभी से ही सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। अब
कई मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए हैं। श्री चिराग पासवान जी की पार्टी एलजेपी कह रही है कि श्री चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और बीजेपी मिलकर श्री चिराग पासवान जी की पार्टी की उपेक्षा कर रही है। 2025 के चुनाव में क्या होगा यह जनता ने मन बना लिया है। महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं जेडीयू और बीजेपी नीतीश के नाम का निश्चय किए हुए हैं। उनका कहना है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से किसी को ऐतराज नहीं है, पर नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिहार को चिराग पासवान जी से काफी उम्मीदें हैं। चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह उनके व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि अरुण भारती जी ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी बातों को सीएम पद की दावेदारी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के सम्मानित नेता हैं और एनडीए में जो सीट अलॉट होगा उसी सीट के अंतर्गत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सीटों में से कहीं एक सीट पर लड़ेंगे, जिससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। और हम लोगों का तो नारा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। चिराग पासवान बिहार लौटने से पहले अपनी चाहत को लेकर चर्चा में है। सवाल ये उठ रहा है कि चिराग पासवान क्या बिन बोले सीएम पद की दावेदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार और शैलेंद्र कुमार के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बातचीत विपक्षी गठबंधन के साथ चल रही है और एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने पर सियासी बयानबाजी ने भी रफ्तार पकड़ लिया है। कहते हैं राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना दुश्मन। अब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को ही ले लीजिए। जिस एआईएमआईएम के 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ लिया था, उसी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की बातचीत विपक्षी गठबंधन के साथ चल रही है और एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो सकती है। शर्त बस सीमांचल की प्रमुख सीटों पर लड़ने की है। जिम्मेदार लोगों के जरिए से हमने उनके टॉप लीडरशिप को मैसेजिंग करी है। इससे पहले भी कहा है और हम लोग समझते हैं कि इसके बाद ईद के बाद हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और लास्टली हम लोग ये गुजारिश कर लेंगे। ओवैसी की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा पर सियासी बयानबाजी ने भी रफ्तार पकड़ ली है। ओवैसी जी की पार्टी का बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। वैसे अभी इस संदर्भ में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। कांग्रेस का कहना है कि समान विचारधारा की पार्टियां साथ आती हैं तो उसका स्वागत है। गठबंधन में कोई दल आना चाहता है या अपनी आस्था दिखाना चाहता है तो ये गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मिलकर वो तय करेंगी। जबकि आरजेडी का कहना है कि जिनको तेजस्वी का नेतृत्व पसंद हो वो साथ आ सकते हैं। परिवर्तनकारी राजनीति के रूप में और राजनीति के कारक के रूप में लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, उसके साथ सभी खड़े हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम का महागठबंधन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। महागठबंधन में कोई टूट कर जाए, कोई अंतर्राष्ट्रीय दल आके जुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। आपको बता दें कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो आरजेडी के लिए एक झटके की तरह था। सवाल है कि अब तक मुस्लिम वोट पर एक छत्र दावा करने वाली राष्ट्रीय जनता दल अपने एमवाई समीकरण में किसी को हिस्सेदार बनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर बिहार दौरे पर आने वाले हैं और इस बार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा से एनडीए को चुनौती भी देंगे। नालंदा में राहुल गांधी के लिए अपनी पैठ जमाना कितना मुश्किल या आसान होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी की सक्रियता बिहार में बढ़ती जा रही है। इस बार राहुल गांधी ने पार्टी का बेड़ा पार लगाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। तभी तो पिछले 5 महीने में वो 5वीं बार बिहार आ रहे हैं।
और वो भी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में। नालंदा में राहुल गांधी अति पिछड़ा समाज के साथ संवाद करेंगे। राहुल जी आ रहे हैं, 2 कार्यक्रम है। एक जगह वो अति पिछड़ा संवाद करेंगे, एक जगह महिला से संवाद करेंगे। तो राहुल जी तो पूरे देश में घूम रहे हैं। राहुल गांधी का 5वां बिहार दौरा कई मायनों में खास और अहम है। नालंदा ऐतिहासिक स्थल के साथ राजनीति का केंद्र बिंदु भी है। नालंदा जनता दल यूनाइटेड का पारंपरिक गढ़ रहा है। कुशलेंद्र कुमार जेडीयू से लगातार यहां से सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार खुद नालंदा जिले के रहने वाले हैं। नीतीश की व्यक्तिगत छवि से नालंदा जुड़ा हुआ है। नीतीश के गढ़ में चुनौती देकर कांग्रेस उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। नालंदा के हिलसा, इस्लामपुर और राजगीर में आरजेडी की पकड़ मानी जाती है। नालंदा में कुर्मी, यादव, पसमंदा, मुस्लिम और ओबीसी वर्गों की बड़ी आबादी है। मतलब साफ है, अगर कांग्रेस ने नालंदा का किला भेद लिया तो उसका कमबैक बिहार में हो सकता है। आरजेडी भी राहुल गांधी के इस दौरे से काफी उत्साहित है। सब लोग हर जगह एक ही चाहत है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो, क्योंकि रोटी अगर पलटी नहीं गई तो बिहार का जो भविष्य है बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। नालंदा में नीतीश को चुनौती देना महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। विकास की बदौलत अति पिछड़ों के बीच नीतीश कुमार की पैठ राहुल के लिए सबसे बड़ी बाधा बनेगी। नीतीश कुमार की ओबीसी, खासकर कुर्मी, महिलाओं और ग्रामीण मतदाताओं में गहरी पकड़ है। नालंदा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्रत्यक्ष विकास योजनाएं हैं। इसके साथ ही जेडीयू के मजबूत कार्यकर्ताओं और विधायकों का नेटवर्क नीतीश कुमार के किले को और भी मजबूत करता है। 327 देशी और विदेशी पर्यटक आए। अब तो पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके सुरक्षा कर्मी, आपके कुनबे के लोग वहाँ रहेंगे। दरअसल कांग्रेस और राजद में आपस में कंपटीशन चल रहा है। ये लोग एक दूसरे के वोट में सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों दलों की नीयत है सिर्फ सत्ता लोलुपता है। बिहार की जनता इसे पहचान चुकी है। राहुल गांधी के नीतीश के गढ़ नालंदा में आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, पर नालंदा के लोगों का भरोसा जीत पाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन के इंडिया हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया के सामने रखा और साथ ही साथ इस पर पाकिस्तान को बेनकाब भी किया। उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद एक कैंसर की तरह है और दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा एक नई पहल है। बहुत ही अच्छा रहा है। आज इंग्लैंड का हमारी यात्रा पूरी हो रही है। अभी यहाँ इंडिया हाउस में हम लोगों ने प्रेस भी की है। आज सुबह हाउस ऑफ कॉमन के स्पीकर से मिले हम लोग। कल हम लोग मिले थे, जो उनके कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन हैं उनसे मिले थे। प्रीति पटेल शैडो फॉरेन सेक्रेटरी उनसे मिले थे। लेबर पार्टी की जो इंडिया फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकात हुई। और हमने एक और बात कही है कि आज उनको IMF से लोन मिलता है, उनको वर्ल्ड बैंक से मिलता है, बाकी फंडिंग होती है। तो ये फंडिंग आतंकवाद के लिए जा रही है, वेपन खरीदने के लिए जा रही है, गरीबों की चिंता हो रही है। इसकी पूछवाई तो होनी चाहिए ना। और जेडीयू के सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। कुआलालंपुर में संजय झा ने ये भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के अभियान को दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। पीएम मोदी के काम और उनके व्यक्तिगत जुड़ाव की सराहना कई देशों ने की है। में तो बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस था। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री का खुद स्टेचर इतना बड़ा है, या उनके काम का एप्रिसिएशन है, पर्सनल बॉन्डिंग है जापान में या कोरिया में या सिंगापुर में, ये हमने पर्सनली देखा
उनका अपने स्टेचर और बॉन्डिंग से बड़ा एडवांटेज देश को हो रहा था। मलेशिया में थोड़ा सा मुझे ये व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूँ कि ये थोड़ा न्यूट्रल या थोड़ा सा लाइन जो है ये अप्रिशिएट करते थे टेररिज्म के लाइन को, लेकिन थोड़ा इनका रिस्पांस जो है शुरू के फेज में जो मैंने देखा, लेकिन बाद में ये तो अप्रिशिएट करते थे कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए और इंडिया को राइट है अपना प्रोटेक्ट करना। मशहूर शिक्षक खान सर ने पटना के एक लग्जरी होटल में सोमवार की शाम अपनी शादी की रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें कई नामचीन हस्तियां शामिल हुए, लेकिन उन्हें बेहद करीबी रहे गुरु रहमान को खान सर ने ना तो शादी में और ना ही रिसेप्शन पार्टी में आमंत्रित किया, जिसे लेकर के गुरु रहमान का दर्द है वो छलका है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गुरु रहमान ने अपनी पीड़ा जाहिर की। गुरु रहमान ने कहा कि खान सर ने उनके घर आकर के कहा था कि शादी में पूरे परिवार को आना है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। गुरु रहमान से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। कोचिंग संचालक खान सर ने शादी कर ली और पटना में शानदार रिसेप्शन भी दिया, और हमारे साथ गुरु रहमान हैं जिन्होंने बीपीएससी के मुद्दे पर कदम से कदम मिलाकर खान सर के साथ आंदोलन किया था और छात्रों की हित की दुहाई दी थी। छोटे भाई हैं, मित्र है, हमें सब कुछ रहे, लेकिन आपको ये पता है कि मुझे इनविटेशन नहीं था। मैं पटना का एक ऐसा शिक्षक हूँ जो मुझे किसी भी तरह का इनविटेशन नहीं था, कोई कार्ड नहीं था। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इनविटेशन। बजरंगबली हमारे सामने है, मुझे इन्विटेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे कोई इन्विटेशन नहीं था। क्यों नहीं था इन्विटेशन? आप तो कदम से कदम मिलाकर आंदोलन में थे, साथ में थे। बीपीएससी के मुद्दे पर आप ही और खान सर दोनों नजर आ रहे थे, तो ऐसी क्या बात हो गई? तो देखिए, हो सकता है कि खान सर बहुत ऊपर की चीज हो गए हो और उस लायक में था नहीं। मैं तो गमछाधारी आदमी हूँ, मैं जाऊँ उस लायक में नहीं रहा, उनके बराबरी का नहीं रहा, इसलिए उन्होंने पूछा। हालांकि उन्होंने हर लोग को पूछा सिवाय हमको। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं सच थोड़ा बोलने का आदी हूँ और सच बोलता हूँ, तो इसलिए भी उन्होंने नहीं पूछा कि ये मैं उनके लायक नहीं रहा। लेकिन ये मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। मेरे घर पर बैठे, हम लोग एक साथ बैठे थे, मैंने उनको कहा था कि लक्ष्मण की शादी मैं कराऊंगा, जबकि मैं सारी परिस्थिति जान रहा था उनकी, कराऊंगा, लक्ष्मण की शादी कराऊंगा। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि दोनों भाई एक ही तरह के सूट पहनेंगे हम लोग। मैंने डांस करने की बात कही थी, तो दर्द तो हो गई। दर्द तो इतना बेइंतहा दर्द है कि मैं बजरंगबली से पूछ रहा हूँ, रब्बुल आलमीन से पूछ रहा हूँ कि आखिर मैं इतना गरीब कैसे हो गया भाई, इतना नीचे का कैसे हो गया कि इतना बड़ा आदमी हमको नहीं पूछे। हालांकि बहुत लोग गरीब से गरीब के शादी में मैं जाता हूँ, फिर उससे दुखी जरूर हूँ। इसके बावजूद भी इतना जरूर कहूँगा कि अल्लाह उनको खुश रखे, उनको उनके शरीक हयात को खुश रखे। उनके शरीक हयात को भी मैं जानता हूँ। नहीं जाने का मन में मलाल है, दिल को ठेस है, और केवल गुरु रहमान को ही नहीं, गुरु रहमान की फैमिली मेंबर जो है सभी को इस बात का गहरा आघात लगा है कि कहकर गुरु जो खान सर हैं उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया और वो उनके वैवाहिक समारोह में जाने से चूक गए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।